नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या है। चलिए चलते हैं। भारत गणराज्य में अब तक कुल 49 यानी कि 49 CJI ने अभी तक के CJI के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री HJ कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री UU ललित हैं। भारत में कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति एक ऐसे श्रृंखला से हुई है जिसे न्यायाधीश मामले यानी कि जजेस केसेस कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश मामलों में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। प्रथम न्यायाधीश मामला SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में आई। बहुमत के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता की अवधारणा वास्तव में संविधान में नहीं मिली थी। इन द सेकेंड जज केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में ये जज केस आई। बाद में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SP गुप्ता वाद में निर्णय को खारिज कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। थर्ड जस्टिस केस इन 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया गया। प्रश्न यह था कि क्या परामर्श को CJI की राय बनाने में कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है या क्या CJI की एकमात्र राय स्वयं ही परामर्श है। इससे यह राय बनी कि सिफारिशें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और 2 के बजाय 4 वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि CJI के अलावा 4 और वरिष्ठ जजेस जो है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी माना गया कि यदि 2 न्यायाधीशों द्वारा प्रतिकूल राय की गई तो CJI को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें से 2 या 2 से अधिक जजों की राय जो है कि अगर एक ही तरीके का है, यानी कि सेम ही सजेशन दोनों का है या 2 से अधिक जजों का है, तो वो फिर सरकार को इसके लिए सिफारिश ना करें। आलोचकों द्वारा तर्क दिया गया कि यह प्रणाली गैर पारदर्शी है क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है। इसे पात्रता मानदंडों या यहां तक कि चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्धारित मानदंडों के साथ क्लोज्ड डोर के रूप में देखा जाता है। इसके बारे में कोई सार्वजनिक ज्ञान नहीं है कि कैसे और कब एक कॉलेज मिलता है और यह कैसे निर्णय लेता है। अधिवक्ता भी आमतौर पर अंधेरे में होते हैं कि उनके नाम का न्यायाधीश ग्रुप में प्रोन्नति के लिए विचार किए गए हैं या नहीं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124/2 और अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए और द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद उनके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वारंट द्वारा उसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की व्यवस्था है जो न तो संसद के अधिनियम और न ही संविधान के प्रावधान के द्वारा बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। वर्ष 1993 से लागू इस प्रणाली के द्वारा ही देश में न्यायाधीशों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन का निर्णय होता है। यह 5 लोगों का समूह है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 यह मामला लोकप्रिय रूप से चौथे न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है और 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के एक फैसले के बाद यानी कि NJAC की स्थापना 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम द्वारा की गई थी जिसे असंवैधानिक माना गया था और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाइड किया गया था। इस आयोग का गठन कॉलेजियम प्रणाली के भीतर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आयोग को असंवैधानिक ठहराया जिसमें कहा गया कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को अधिनियमित करते हुए
अधिनियत करते समय कोई उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसने आयोग की स्थापना की। कोर्ट ने संशोधन अधिनियम को भी असंवैधानिक करार दिया। बहुमत की राय ने माना कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, क्योंकि आयोग विधायिका द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी। अब निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या निकला इतने का? भैया ऐसा है, यह सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है, क्योंकि यह पहला मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न उठाया गया था और न्यायालय द्वारा निपटाया गया था। इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परामर्श शब्द का अर्थ, सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसने पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अदालत में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति देकर जनहित याचिका का दायरा भी बढ़ाया। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1A के तहत दिए गए भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में जानने के अधिकार पर जोर देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस मामले में न्यायपालिका में भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव है। अपर्याप्त मानदंड के कारण भाई भतीजावाद का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सभी मुद्दे निकट भविष्य में कई अन्य निर्णयों की ओर ले जा सकते हैं, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से न्यायपालिका द्वारा प्राप्त किया जा सके। अब आपके मन में एक सवाल भी चल रहा होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या हैं? तो आइए जानते हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 124 के अनुसार एक व्यक्ति में वह सारी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सके। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वह राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के आधार क्या है? जी हाँ, ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल क्षमता और कदाचार यानी कि प्रोवेन मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में एक आदेश पारित करना होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 217 के खंड 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उस देश में न्यायिक कार्यालय में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या उसने एक या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक या उससे अधिक के रूप में अभ्यास किया हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा कानून के अनुसार तय की जाएगी। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की संख्या 33 है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।